हम विज्ञान विषय का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि फसल किसे कहते हैं, फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और फसल उत्पादन के कौन कौन से चरण हैं, जिसमें से जो पहला चरण था मिट्टी तैयार करना, उसके बारे में हम विस्तार से समझ चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अन्य चरणों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो 2 प्रश्न दिए थे उनके उत्तर हम एक बार चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो था, खरीफ की फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो खरीफ की फसल के उदाहरण हैं चावल एवं मक्का। इसके अलावा मूंगफली है, सोयाबीन है, ये सब भी क्या है, खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रश्न था कि जुताई के 2 परंपरागत औजारों के उदाहरण दीजिए। हमने देखा था कि परंपरागत औजार कौन से हैं और आधुनिक औजार कौन से हैं। तो जो परंपरागत औजार थे वो थे हमारे हल और कुदाली। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के चरणों के बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो चरण है हमारा वो क्या है, बुआई। हमने देखा था कि मिट्टी तैयार करने के लिए हमने जो है हल, कुदाली या ट्रैक्टर की सहायता से, कल्टीवेटर की सहायता से हमने उस मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लिया था। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, उस मिट्टी में बीज डालेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। यानी कि अगर हम परिभाषा के रूप में कहें तो क्या होगा कि खेत में बीजों को डालना क्या कहलाता है, बुआई कहलाता है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वच्छ बीज जो हैं उसका हम चयन करते हैं। ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी बीज हम लेंगे वो अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए, चाहे वो गेहूं के हों या चावल के हों। ठीक है। अब हम चेक कैसे करेंगे कि कौन से बीज जो है वो अच्छे हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग घर में भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे हम और उसको क्या करेंगे, आधा पानी से भर देंगे। उसके अंदर हम गेहूं के, चने के या मूंग के किसी के भी जो है बीज थोड़े से या दाने उसमें डाल देंगे। थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तो क्या होगा कि कुछ बीज जो है वो हमें उस पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे, और जबकि कुछ बीज हैं जो क्या होंगे, जल में नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि कौन से बीज इसमें से स्वस्थ हैं। हाँ, जो बीज नीचे बैठ गए हैं क्योंकि वो भारी हैं तो वो क्या हैं, स्वस्थ हैं। और जो बीज ऊपर तैर रहे हैं इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई क्षति हो गई है, या तो कीड़ों ने उसको खा लिया है या फिर वो टूटे हुए हैं। ठीक है। तो वो जो बीज हल्के हो गए हैं और वो ऊपर तैर रहे हैं, इसका मतलब वो वाले बीज जो हैं हमारे काम के नहीं हैं। जो नीचे जो बीज हैं वो क्या हैं, स्वस्थ बीज हैं जिनका उपयोग हम बुवाई के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे बीजों का चयन। अब बात आती है कि बुवाई के लिए हम कौन कौन से औजार काम में लेंगे। इसमें भी हमारे पास में 2 प्रकार के औजार होते हैं। एक औजार हैं जो परंपरागत औजार हैं, जो हम पुराने समय से काम में ले रहे हैं, और कुछ औजार हैं जो क्या हैं, आधुनिक औजार हैं और नए ज़माने के औजार हैं जिनका प्रयोग हम आजकल अधिक करते हैं। ठीक है। तो पहले हम परंपरागत औजारों की बात करते हैं। कौन से हैं वो परंपरागत औजार हमारे पास में। ये एक जो औजार है ये क्या होता है, कीप के आकार का औजार होता है। देखो ये चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर एक कीप लगी हुई है। ठीक है। और क्या है कि इसके एक सिरे पर एक पाइप लगा हुआ होता है, जिस पर इस तरह से 2 या 3 छोटे पाइप, नुकीले पाइप जो है वो लगे हुए होते हैं, जो मिट्टी में धसे हुए होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि एक आदमी यहाँ से बीज डालेगा, जो इन नुकीले पाइप से होता हुआ नीचे मिट्टी में जो है वो बीज धस जाते हैं। ठीक है। अब ये बैलों की सहायता से इसको आगे चलाते रहते हैं और पीछे से वो आदमी मिट्टी उस कीप में बीज डालता रहता है। जैसे जैसे बैल आगे बढ़ते हैं तो पूरे खेत में क्या हो जाती है, बुवाई हो जाती है। ठीक है। अब क्योंकि इसमें हम पशुओं की सहायता ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, समय अधिक लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, आजकल हम आधुनिक औजार का प्रयोग करते हैं। कौन सा आधुनिक औजार है हमारे पास में, सीड ड्रिल मशीन। ठीक है। तो आजकल बुवाई के लिए हम इस सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ऊपर एक पाइप लगा हुआ होता है जिसमें हम क्या करेंगे, बीज डालेंगे। ठीक है। और इस सीड ड्रिल मशीन को एक ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है। इसमें से छोटे छोटे 3-4 पाइप निकले हुए होते हैं, और जो आगे जाके इस उधर पाइप की सहायता से इन नुकीले पाइपों में लगे हुए होते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा यहाँ से बीज इसमें गिरते जाएंगे, जो इन पाइपों की सहायता से मिट्टी में धंसते जाते हैं। ठीक है। अब क्या है, इसमें हम किसकी सहायता ले रहे हैं, मशीन की। तो क्या होगा, हमारा जो काम है वो फटाफट हो जाएगा, यानी कि जल्दी हो जाएगा, हमारा समय बचेगा और मेहनत भी बच जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इसका क्या फ़ायदा है कि इसमें ये जो पाइप हैं
ये समान दूरी पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा तो बीज जो गिर रहे हैं वो समान दूरी पर और समान गहराई पर गिरते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे जो बीज हैं वो बहुत पास पास हो गए हैं, तो जब फसल उगेगी तो पौधे जो उगेंगे वो भी क्या होंगे, एकदम पास पास होंगे, तो उनको जगह की कमी रहेगी। इसके अलावा उनको प्रकाश भी ठीक से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं वो भी उनको ठीक से नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने जो भी बीज डाले हैं वो क्या हों, लगभग समान दूरी पर हों, उनके बीच में जो है पर्याप्त दूरी हो, ताकि जब वो उगे तो उनको बड़े होने के लिए जो है जगह आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इस सीड ड्रिल मशीन से अगर हम बुआई कर रहे हैं तो क्या होगा, बीज जो है वो हमारे बराबर दूरी पर गिरते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा बुआई का काम। अब अगला जो चरण था वो था हमारे पास में खाद एवं उर्वरक देना। ठीक है, तो अगले चरण पर हम आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जब हम फसल को लगातार उगा रहे हैं तो क्या होगा, फसल जो है वो मिट्टी से पोषक तत्वों को ले लेगी, क्योंकि फसल के लिए पोषक तत्व बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो जो भी पोषक तत्व उस मिट्टी में हैं वो उस फसल ने ले लिए। अब धीरे धीरे क्या होगा, उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पदार्थ उसमें मिट्टी में मिलाने पड़ेंगे ताकि पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाए। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे खाद या उर्वरक कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जो पदार्थ, ठीक है, जो पदार्थ मिट्टी में पोषक स्तर को बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं या मिट्टी में मिलाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक कहते हैं। ठीक है, अब ये एक तरीका तो ये हो गया कि हमने क्या कर दिया, ऊपर से उस मिट्टी में खाद या उर्वरक को मिला दिया, जिससे क्या हुआ, मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ गया। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम एक ही प्रकार की फसल लगातार उगा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ विशेष पोषक तत्वों की कमी उस मिट्टी में हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम गेहूं ही उसमें लगातार उगा रहे हैं, तो गेहूं की फसल को जो पोषक तत्व चाहिए, ठीक है, तो वो सब क्या कर लिए, उस फसल ने ले लिए और मिट्टी में उसकी कमी हो गई। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं किसान की फसलों को एकांतर क्रम में बोते हैं। जैसे कि पहले गेहूं की फसल उगा ली, ठीक है, तो उसके बाद में अगले क्रम में वो कोई दलहनी फसल या हरा जो चारा है वो फसल उगाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो दलहनी फसल है उसकी जो जड़ें हैं उसमें ग्रंथिकाओं में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो जिससे क्या होगा, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो किसान क्या करता है, उन फसलों को एकांतर क्रम में उगाता है। जैसे कि पहले गेहूं की फसल उगाएगा, फिर कोई दलहनी फसल उगाएगा, फिर वापस से गेहूं की फसल उगाएगा, फिर दलहनी फसल उगाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, एक चक्र उन फसलों में चलता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम फसल चक्रण कहते हैं। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है उस मिट्टी में वापस से बढ़ जाएगी। जैसे ही एक फसल ने नाइट्रोजन का अधिक उपयोग कर लिया, तो जो हमने दूसरी फसल उगाई है दलहनी फसल, उसने क्या कर दिया, नाइट्रोजन का स्तर उस मिट्टी में बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, फसल चक्रण कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें खाद, तो खाद क्या है, खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है कि जो पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां हैं या जीव जंतुओं के जो अवशिष्ट हैं, गोबर हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके और एक गड्ढे में डाल देंगे और उस गड्ढे को हम सड़ने के लिए खुला छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी सूक्ष्म जीव हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उन पदार्थों को अपघटित करेंगे और जो पोषक पदार्थ हैं उसको उसका स्तर जो है उस मिट्टी में बढ़ा देंगे, उन पदार्थों का निम्नीकरण कर देंगे। ठीक है, और खाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारे पास में इस तरीके की खाद बन जाएगी। अब क्या होगा, अगर हम इस खाद में केचुए भी मिला दें, यानी कि केचुओं की सहायता से हम खाद का निर्माण करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि केचुए जो होते हैं ये एक उच्च गुणवत्ता वाली खाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जिससे कि मिट्टी का उपजाऊपन है वो बढ़ता है। तो हमने क्या किया कि ये जो हम खाद बना रहे थे, ठीक है, उसे तो हमने कहा कंपोस्टिंग, और जब हमने उसमें केचुए भी डाल दिए, यानी कि हम इसमें वर्म्स भी डाल दिए, तो हम इसे क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये जो खाद है इसको हम घरों में भी बना सकते हैं या फिर बगीचे में कोई खड्डा खोदकर हम उसमें भी इसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारे पास में वो है उर्वरक।
उर्वरक जो है, उर्वरक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है, और हर प्रकार का जो उर्वरक है उसके अंदर क्या होगा, कुछ विशेष पोषक तत्व अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए फसल को अमोनिया की ज़रूरत है या नाइट्रोजन की ज़रूरत है या पोटेशियम की ज़रूरत है, तो उससे युक्त रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अब इस उर्वरक को हम सीधे मिट्टी में भी डाल सकते हैं या फिर हम इसका छिड़काव भी जो है वो फसल पर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है कि फसल जो है, गेहूं की है, चावल की है, मक्का की है, इनका जो उत्पादन है वो बहुत अधिक बढ़ सकता है इन उर्वरकों की सहायता से। ठीक है, अब उत्पादन तो हमारे पास में बढ़ गया, लेकिन इन रासायनिक उर्वरकों के कुछ दुष्प्रभाव या कुछ नुकसान भी हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है मिट्टी की उर्वरता में कमी। जब हम अधिक मात्रा में इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं या लगातार हम अपने खेत में इन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी का उपजाऊपन जो है वो कम हो जाता है और मिट्टी क्या हो जाती है, बंजर होने लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, इसका प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए। इसके अलावा ये जो उर्वरक हैं ये जल प्रदूषण भी करते हैं, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ हैं और ये जल्दी से अपघटित नहीं होते हैं, तो क्या होगा, ये मिट्टी में लंबे समय तक पड़े रहते हैं और जैसे ही बरसात आती है तो ये जो पदार्थ हैं ये बरसात के पानी के साथ में बहकर नदी, तालाब आदि में ये चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ का जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। जब मनुष्य या जंतु इस जल का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, उनको अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। इसके अलावा जब हमने फसलों पर इन रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव किया तो क्या होगा, उन फसलों के से होते हुए क्या होंगे, हमारे शरीर के अंदर भी चले जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो ये क्या है, हमारे इसके दुष्प्रभाव हैं। रासायनिक उर्वरकों से बहुत सारे नुकसान हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जैविक खाद का उपयोग अधिक मात्रा में कर सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक खाद से अच्छी कौन सी है, जैविक खाद, क्योंकि ये क्या है, प्राकृतिक है और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो जैविक खाद क्या करती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि कर देती है। ठीक है, क्या होगा, जैसे ही हमने अपनी मिट्टी में जैविक खाद मिलाई तो वो मिट्टी को क्या करती है, थोड़ी सी भुरभुरी कर देती है। ठीक है, यानी कि मिट्टी थोड़ी थोड़ी पोली हो जाती है, तो जब बरसात आती है तो पानी उसमें अच्छे से अवशोषित हो जाता है। ठीक है, बह के आगे नहीं जाता है। दूसरा जो है वो है मिट्टी के गठन में सुधार। जैसे जैसे हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और मिट्टी के गठन में सुधार होता है और मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, अगला है मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। जब हम जैविक खाद उस मिट्टी में डाल रहे हैं तो वो थोड़ी थोड़ी भुरभुरी हो जाएगी और उसमें छोटे छोटे से रंध्र बन जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो गैसों का आदान प्रदान है, ठीक है, वो आसानी से हो जाता है। उसमें गैस जो है वो अधिक मात्रा में वायु उसमें आ सकती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जड़ें भी आसानी से श्वसन कर पाएगी, जिससे फसल अच्छी होगी। और इसके अलावा जो मित्र सूक्ष्म जीवाणु है, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी मात्रा में भी वृद्धि होती है, या केचुए हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि उसमें वायु अधिक मात्रा में है, तो ये जो भी सूक्ष्म जीव हैं या केचुए हैं ये आसानी से श्वसन कर पाते हैं और इनकी मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे क्या होगा, हमारी मिट्टी उपजाऊ होगी और जो हमारी फसल है वो भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने जो भी बातें करी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो एक बार हम इनको दोहरा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि बुआई क्या होती है और इसमें कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं। इसके बाद में हमने ये समझा कि उर्वरक क्या होते हैं और खाद क्या होती है और किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, रासायनिक खाद के क्या क्या नुकसान हैं और जैविक खाद के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इस पाठ पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो है उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है। ठीक है, उर्वरक में क्या अंतर है और खाद में क्या अंतर है। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है वो है उर्वरक के प्रयोग से होने वाली हानियाँ लिखिए। अभी हमने देखी कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके प्रयोग से हमें क्या क्या हानियाँ होती है, तो इनके उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट करें और अगले वीडियो में हम इनके सही उत्तर देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।